Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn and Career Will App as well क्योंकि ये जो सेशन है ये कॉमन होगा और आज हम बात करेंगे केवीएस पेडागोजी के सिलेबस के बारे में जो पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर के लिए 60 नंबर का है और टीजीटी और पीजीटी के लिए 40 नंबर का है। सिलेबस एकदम सेम है, वेटेज का अंतर है, तो इस पर अभी हम आएंगे कि मैक्सिमम हम इसमें कैसे स्कोर करें, कहाँ से पढ़ें। और ये जो इतनी भ्रांतियां हैं, अभी इंटरनेट पे इतना नॉइज है, अगर आप इस टाइम पर देखेंगे, मैं भी ऐसे ही बस बहुत रेयर देखती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ कि चीज़ें देखूँ। और ऐसे ही मैं कल परसों देखने लगी, मैंने कहा चल क्या रहा है केवीएस को लेकर के देखते हैं एक बार। और सब ने अपनी अपनी कुछ कुछ अलग अलग बातें, या तो कुछ लोग हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, कुछ लोग हैं जो अपनी ईगो बूस्ट करने में लगे रहते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो लोग देख रहे हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनका कोई भला होता हो वो अपने ही गुणगान कर लें तो बहुत हो जाएगा। तो बहुत तरह तरह के लोग हैं और कुछ अच्छे लोग भी हैं जो बहुत ही पॉजिटिवली कोशिश कर रहे हैं, बट वैसे लोग बहुत कम है ना। और जैसे मैं शायद किसी को देख रही थी, आएंगे खैर इस पे बाद में चर्चा करेंगे। और बात करते हैं पेडागोजी की। पहले तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। तो इसको प्रॉपर समझेंगे कि कितने मार्क्स कहाँ क्या, मैंने प्रॉपर ये नोट डाउन करके चीजें एनालाइज करके प्रॉपर, और तब आपके साथ ये डिस्कशन होगा। और आज हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जिस तरह के क्वेश्चंस केवीएस सच में पूछता है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कोई दुनिया से अलग तूफान नहीं आ गया है। नॉर्मल पेडागोजी है जो आप पढ़ते आए हैं, कुछ चीजें अलग हैं, उन कुछ चीजों को भी समझेंगे। और ये आपके पेडागोजी वाले नोट्स हैं, एकदम फ्री नोट्स हैं। और ये वीडियो आप समझने के लिए देखिएगा कि क्या पढ़ें और कैसे अपने आप को भटकने से बचाएं इस टाइम पे। जो अगर आपने नॉइज कैंसिलेशन वाली ईयरफोन्स जैसी स्थिति है, अगर आपने सही गाइडेंस पकड़ ली इस टाइम पे, तो आप बिल्कुल नॉइज को कैंसिल करके चुपचाप से अपनी तैयारी करेंगे, अदरवाइज भटकते रहेंगे। तो ये एक तो ये नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं, अगर आपके पास नहीं है, ये फ्री है, मतलब मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है कि मेरा कोई इसमें पर्सनल बेनिफिट है। यही है कि आप पढ़ के आएंगे और बताएंगे 4 लोगों को कि हाँ हिमांशी से पढ़ा था, तो अच्छा लगेगा बस। और अदरवाइज तो मैं ट्रैक भी नहीं करती अलग अलग स्टेट्स में कितने लर्नर्स हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, और टेट वगैरह तो अंत ही नहीं है, कितने लोग क्लियर कर चुके हैं। तो ये नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो के नीचे एक ड्राइव का लिंक बना करके उसमें भी अपलोड कर दूं, और इनको आप पढ़िएगा। जो 60 नंबर हैं उसमें से कुछ भी नहीं तो 35 से 40 नंबर, मतलब 35 भी मैं कम बोल रही हूँ क्योंकि वेटेज ज्यादा है 60 नंबर में इसी सब्जेक्ट की। 40 से 45 नंबर पेपर दे करके आइएगा और देख लीजिएगा कि क्या हमने इसमें कुछ काम का पढ़ा था या नहीं। और ये वो नोट्स हैं जो मैं सीटेट के लिए देती हूँ, है ना। 40 से 45 नंबर, 40 मार्क्स मिनिमम आप लिख सकते हैं यहाँ पे आराम से, कि आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना। 40 मार्क्स में बिल्कुल चीजें यही हैं, बस प्रीवियस ईयर का हाथ पकड़ लेना है साथ में, ठीक। ये जो 40 नंबर है टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए, इसमें मिनिमम 30 मार्क्स। तो कहानी क्या हुई, 10 नंबर अलग है अगर देखा जाए। 10 से 15 नंबर, 15 नंबर हम 60 नंबर में से कह सकते हैं, और 40 में से हम कह सकते हैं 10 नंबर अलग हैं, हद से हद। मैक्सिमम बढ़ा चढ़ा के भी अगर मैं बताऊं, क्योंकि 7-8 टॉपिक मुश्किल से हैं, मतलब टॉपिक का मतलब ये नहीं कि वो पूरे 7-8 टॉपिक मुश्किल से हैं, यानी 6 से 9 नंबर का आपका नया है जो सिलेबस है बिल्कुल, अदरवाइज चीजें सेम है। तो एक तो पहले आपका ये डर खत्म कि कुछ दुनिया से अलग नहीं पढ़ना है, और बेसिक्स को हिलाकर नहीं रख देना है कि हम अब डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे तो हम एक दुनिया से अलग एक पेपर पब्लिश हुआ था यूएन का, वहां से जाके पढ़ेंगे, या एनआईओएस क्या हुआ, या इग्नू, या मतलब कुछ और ही पढ़ लेंगे। डेवलपमेंट ही रहेगा। आप उसको एनआईओएस से पढ़िए, आप उसको दुनिया के किसी कोने से पढ़िए, अगर बेसिक्स आपको आपके टीचर ने या आपने अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं तो वो बेसिक्स आपको सारे एक जगह पे मिल जाएंगे, है ना। तो केवीएस पेडागोजी सिलेबस की बात करते हैं, क्वेश्चंस देखेंगे। फिर कई सारे क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है ताकि आपको ये पता लगे कि क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चंस हैं। इवन डीट प्लस भी वगैरह का अगर आपने एग्जाम देखा होगा, सीटेट भी आज की डेट में आप देखेंगे तो ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा घुमा के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बशर्ते आपने पढ़ा हो वो टॉपिक। तो 60 आउट ऑफ 60 को हम कैसे टारगेट करें, एटलीस्ट भाई 60 ना आ पाए, 55 आए, है ना, कुछ तो आए। और 40 जब हम टीजीटी की बात कर रहे हैं और पीजीटी की बात कर रहे हैं, सिलेबस तीनों ही लेवल के लिए सेम है, बस फर्क कितना है, मान लीजिए जो यूनिट है, एक यूनिट जो पीआरटी में प्राइमरी टीचर में 15 नंबर की थी, वहां 5 की हो सकती है, 7 की हो सकती है। शुरू की दोनों यूनिट दोनों में ही तीनों ही लेवल पे लगभग 30 नंबर आपके स्कोर कराती हैं। समझते हैं सिलेबस को, एक बार एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो पहला काम ये कर लेना है, अगर आप कोर्स में हैं, नहीं है, ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, कि एक तो ये नोट्स पढ़ लेने हैं, यानी जो भी आपने सीटेट में पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और क्योंकि कुछ चीजें इसमें प्रॉपर तरीके से दी हुई हैं, तो ये नोट्स पढ़ लेने हैं जो एकदम फ्री है। कितना कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है वो मैटर करेगा, अदरवाइज आप कहेंगे अरे ये नोट्स तो पढ़े हुए हैं, तो वो
कितने अच्छे से पढ़े हैं जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे केवीएस के, सिर्फ केवीएस के। तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, 2 चीजें करनी है, सिलेबस भी मैं बाद में डिस्कस करूंगी। बेसिक्स अपने वो स्ट्रांग होने चाहिए, जो पेडागोजी के बेसिक्स हैं, है ना, प्लस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सिर्फ और सिर्फ केवीएस इस टाइम पर, सिर्फ और सिर्फ केवीएस, क्योंकि अगले 3 से 4 महीने में इतना समय नहीं है कि आप पूरी दुनिया का सब कुछ कर जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो रेलेवेंट है वो किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। सिलेबस चेंज हुआ है, ऐसा चेंज नहीं हुआ कि जो टॉपिक्स हैं मतलब उनका रिलेवेंस खत्म हो गया, पुराने क्वेश्चंस का रिलेवेंस खत्म हो गया। अगर आप पुराना सिलेबस भी उठा के देखेंगे तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलेबस में दिए भी नहीं है, वो इनडायरेक्टली कैसे पूछे जा सकते हैं। तो बेसिक्स अपने पक्के करने हैं हमें पेडागोजी के। तो अगर आप किसी भी पेडागोजी स्पेशल बैच में थे, किसी भी बैच में थे करियरविल पे, क्योंकि मैं नॉर्मल पेडागोजी का सेशन रहता है अपना 90 से 100 घंटे का, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें आपकी कवर्ड है। कुछ एक सेक्शन है जो अलग से जब नए बैचेस में होगा तो आपके साथ डिस्कस कर दिया जाएगा या शेयर कर दिया जाएगा जो बैचेस में है। जो लोग यूट्यूब पे हैं वो पहले अपना ये बेसिक वाला काम खत्म करेंगे, अगर कोर्स नहीं भी ले सकते हैं, और साथ में प्रीवियस ईयर को आधार बनाएंगे। और कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी है, जैसे सीबीएसई के मैनुअल से पढ़ लें कुछ चीजें मान लीजिए इग्नू में ही मिलेंगी तो वहां से पढ़ लें, अदरवाइज कॉमन टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉमन टॉपिक अगर आपके नोट्स पहले से अच्छे से बने हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा अगर आप पढ़ ही रहे हैं, बहुत समय है, तो अगर कुछ एक्स्ट्रा मिले तो आप वहां नोट कर सकते हैं, है ना। तो सीबीएसई मैनुअल का आप सहारा लेंगे, एनसीईआरटी के कुछ पेपर्स पब्लिश होते रहते हैं, वहां से आप हेल्प ले लेंगे, सीसी वगैरह के मैनुअल देख लेंगे, है ना। और इग्नू एनआईओएस, ऐसा नहीं है वो पूरी किताब के रट्टे लगा देने हैं, एक आध यूनिट इंपॉर्टेंट है, जैसे एक एनआईओएस की यूनिट है 502, वो महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से कुछ चीजें करनी है। बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर, वो भी केंद्रीय विद्यालय के, और केंद्रीय विद्यालय में ऐसा नहीं है सिर्फ प्राइमरी के, आप टीजीटी के भी करिए, क्योंकि वहां पे भी पेडागोजी आ रही थी 50 नंबर की। सिलेबस आप देखेंगे, कोई कम्युनिकेशन वाला टॉपिक अगर छोड़ दें तो चीजें वैसी ही बनी हुई हैं, कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं इस साल। तो आप पीआरटी, टीजीटी, और अगर हम बात करें टीजीटी में ही इतना मिल जाएगा आपको, इसके आगे वाइस प्रिंसिपल एंड ऑल सोचना नहीं है, क्योंकि वो बस एक टॉपिक है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, जो कॉमन है, जो पहले वाइस प्रिंसिपल वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता था सिर्फ। तो पीआरटी और टीजीटी के पेपर्स वेबसाइट पर जाइए, इंटरनेट से ढूंढिए। अगर आप बैचेस में हैं तो मैं भी अवेलेबल कराऊंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनकी एक शीट्स कुछ आपको मिल जाएंगी, और बाद में हम यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस करेंगे जब समय मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैच में नहीं आए तो आपका कोई साथ छोड़ दिया गया है, वैसा नहीं है, ठीक। अच्छा, एक और 2 छोटी इन्फॉर्मेशन मैं भूल जाऊंगी, फिर अपने मेन काम पे आएंगे। एक तो ये कि केवीएस पेडागोजी स्पेशल है, ये उनके लिए जिनको बाकी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने, सिर्फ पेडागोजी पढ़नी है, तो वो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। 800 इसकी फीस है। अगर आप पुराने करियरविल के स्टूडेंट हैं तो इस पर और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये केवीएस को टारगेट में करके बनाया जाएगा, मतलब केवीएस टारगेटेड बैच है। केवीएस से पहले सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, और अगर जरूरत पड़ती है, हमें लगता है कि एक्स्ट्रा वीडियोस अपलोड कराने हैं, तो आपको रिकॉर्डेड की फॉर्म में भी एक्स्ट्रा जो पेडागोजी स्पेशल बैच है मान लीजिए, वो भी साथ में दे दिए जाएंगे। जो वीडियो लाइव होती है, जो सेशन लाइव होता है, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलता ही है। इसके अलावा एक कंप्लीट बैच है, किसका? केवीएस का। एक केवीएस का कंप्लीट बैच है, और जिसमें बाकी सारे टीचर्स आपके साथ हैं। और अगर आप बैचेस में हैं तो सिर्फ अभी के लिए अगले 2 महीने 1 महीने प्रॉपर सिर्फ जो बैच में चल रहा है उस पर फोकस करके प्रीवियस ईयर, और कुछ ना कोई किताब उठाने की जरूरत है ना कुछ और, है ना। पढ़ने का कोई अंत नहीं, आप पढ़ लीजिए, लेकिन फिर टारगेट पढ़ने का मतलब यही है कि अगर आप बैच में ज्वाइन कर रहे हैं तो ऑलरेडी ही आपको जो भी जरूरी चीजें हैं उन पे डिस्कशन कराया जा रहा है। इंग्लिश का जो नोट्स दिया है वो दोनों पेपर के लिए है क्या? हाँ, दोनों के लिए। ऑफकोर्स जो आपको सीडीपी हिंदी इंग्लिश के नोट्स मिले हैं वो दोनों में ही हेल्प करेंगे। जो जो एक्स्ट्रा आपको टॉपिक लगे अपने प्रीवियस ईयर को देख के वो उसमें नोट करते जाइए। देखिएगा, अब हम सिलेबस करना शुरू करते हैं। ये PEL के नाम से आपका तीनों ही लेवल पे 60 मार्क्स, पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 60 मार्क्स है पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए, और 40 मार्क्स टीजीटी पीजीटी के लिए। एजुकेशन एंड लीडरशिप ये एक टॉपिक है जिसमें 5 सब टॉपिक्स हैं, यानी ये जो सिलेबस है आपका पूरा 60 नंबर का या 40 नंबर का सिलेबस एकदम सेम है, बस वेटेज बदल जाएगी। ये 5 टॉपिक्स हैं। पहला जो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर है, यानी जो आप चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ते हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा है, बट आपको पढ़ना सब कुछ है। देखिए, प्याजे लिखा नहीं है चैप्टर में, अगर आप इसको डिटेल में देखेंगे, बट प्याजे से क्वेश्चन आया है। अगर आप 2018 का सिलेबस देखेंगे वहां भी प्याजे लिखा नहीं था, बट प्याजे से क्वेश्चन आया है। तो हमको पूरा ही जो भी हमने सीटेट में पढ़ा है वो सब कुछ पढ़ना है, और साथ में कोशिश करनी है प्रीवियस ईयर लगाएं, ताकि सेम टॉपिक से क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछा जाएगा ये हमें समझ में आ जाए। तो 15 नंबर का अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, चाहे वो पेडागोजी स्पेशल बैच हो गया, या एक आई थिंक कुछ पार्ट मैंने इसका आपका एक फ्री सीरीज चलाई थी यूपी टेट एंड रीड की, उसमें भी मिल जाएगा, जो बोर्ड पे लिख के ही पढ़ाया है यूट्यूब पे। तो 15 क्वेश्चन यहां से आएंगे, जिसमें से मैं कह सकती हूँ कि 4-5 नंबर का आपको
मुश्किल से डिफरेंट देखने को मिलेगा। क्रिएटिंग कॉन्ड्यूसिव लर्निंग एनवायरमेंट 10 नंबर का। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ये हम कह सकते हैं कि अपने आप में कंप्लीटली नया टॉपिक है। ये पूरे जो 10 नंबर हैं ये एकदम अलग हैं, बाकी सब में कॉमन चीजें आपको बहुत मिल जाएंगी, कुछ चीजें ही अलग हैं, बाकी सब में ज्यादातर चीजें कॉमन है। जैसे ये बड़ी यूनिट है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 नंबर की, बट इसमें ज्यादातर टॉपिक्स आपके कॉमन है, जो प्रीवियस अगर आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो ऐसे ही करने वाले थे। पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, यानी एजुकेशन में पर्सपेक्टिव 10 नंबर का है ना, और ये हम करते आए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गई, एनसीएफ हो गया, आरटीई हो गया, इसके अलावा जो प्रीवियस पॉलिसीज हैं, कोठारी आयोग है, ये सब किया है। अगर आपने बैचेस में पढ़ाई की है या खुद से भी अगर आपने पढ़ाई की होगी, पहले भी ये चीजें आती थी। तो ये 5 सेक्शन हो गए, जिसमें से शुरुआत की जो 2 चैप्टर्स हैं या यूनिट्स कह लीजिए आप, इन 5 यूनिट्स में से वो क्या है, 30 नंबर की है। और 30 में से 20 तो एटलीस्ट सभी के लिए हैं। अगर मैं पीजीटी की बात करूं तो पीजीटी में भी ये 30 नंबर की ही हैं, ये दोनों यूनिट्स, 30 मार्क्स पीआरटी में भी और पीजीटी में भी। पीजीटी में अगर हम बात कर रहे हैं इन दोनों यूनिट्स की, तो ये 25 नंबर की है ना। 30 में से 5 नंबर कम हो जाएंगे टीजीटी वालों के लिए। इस यूनिट के सिलेबस सारा कुछ पढ़ना है आपको, चाहे आप टीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप पीजीटी का। और ये जो पेडागोजी स्पेशल बैच की अभी हम बात कर रहे थे, ये सिर्फ पेडागोजी के लिए, क्योंकि जिनका पीआरटी नहीं है उनको पेडागोजी फिर भी पढ़नी है। ठीक, कहां मिलेगा, कहीं और मत फंस जाएगा, करियर विल ऐप पे मिलेगा सिर्फ। ठीक, समझते हैं चीजें एक एक करके, देखिएगा। तो ये 30 नंबर शुरुआत के 2 यूनिट से हैं, फिर बाकी आपका 30 नंबर 3 यूनिट्स में बटे हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही 2 यूनिट हो गई। और पेडागोजी और लैंग्वेज, अगर हम पीआरटी की बात करें तो पेडागोजी और लैंग्वेज आपके 120 नंबर यानी 180 नंबर का पेपर है, जिसमें से 120 नंबर, अगर हम बात करें 60 मार्क्स पेडागोजी, पीआरटी लिख देती हूं मैं यहां पर। और अगर हम बात कर रहे हैं यहां 10-10 नंबर की हिंदी इंग्लिश है, और जो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें भी 20-20 नंबर, क्योंकि 4 सब्जेक्ट हैं, अगर हम डिवाइड करके देखें तो 24 या 80 होता है, तो उस हिसाब से 20-20 नंबर की वहां आएगी। तो 10 + 10 + 20 + 20, ये क्या है, लैंग्वेज का सेक्शन है, हिंदी और इंग्लिश को मिला लें अगर हम, तो सबसे ज्यादा फोकस हमें समझ में आ गया कहां देना है। 20, 40 और 60, 60 मार्क्स की लैंग्वेज, 60 मार्क्स की पेडागोजी। मतलब इससे ज्यादा और बेहतर हमें क्या चाहिए। 120 नंबर 180 में से सिर्फ पेडागोजी और लैंग्वेज के हैं, और ये मुश्किल नहीं है, मेहनत मांगेंगे बट मुश्किल नहीं है। लैंग्वेज में तो उतनी मेहनत भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये 120 नंबर यानी पेडागोजी और हिंदी इंग्लिश पे बेहद फोकस करके रखना है, ये जरूरी है। अगर टीजीटी पीजीटी की बात करेंगे तो वहां आपका 40 और 20 60 नंबर रहेंगे, फिर उनका सब्जेक्ट बहुत मैटर करता है। उस सब्जेक्ट के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पेडागोजी है और हिंदी इंग्लिश है। बाद भी नहीं, साथ ही कहेंगे, क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ के भी सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, बाकी ये जो 2 सेक्शंस हैं इनको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, देख लेंगे उसको, साक्ष्य भी आएंगे आपके टाइम टेबल पे आएंगे, जो आपके बैचेस में टाइम टेबल मिला है। आज ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, उसके बाद कल एक सेशन होगा जिसमें हम टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं, फिर आपके बैचेस पे ही बात होगी सिर्फ। देखिएगा, समझते हैं इनको। ये 5 की 5 यूनिट, सबसे पहली यूनिट उठाते हैं जो 15 नंबर की है, और आपने ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें पढ़ा होगा, क्योंकि अगर सीटेट जिसने निकाला है तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी तो होगी ही। अब कई लोग होंगे जो आपको चिल्लाते हुए मिल जाएंगे, हरे जॉब के लिए बिल्कुल अलग होता है, सीटेट अलग होता है, ये होता है वो होता है। कॉमन टॉपिक्स अगर आपने ढंग से पढ़े हैं, अगर आप हवा वाले लर्नर नहीं रहे हैं जिन्होंने सिर्फ तुक्के लगाए हैं, उसके लिए भी आपने कुछ तो पढ़ा होगा। तो अगर आपने डीप में पढ़ा हुआ है, अभी 8.5 घंटे की मैराथन मैंने ली है सिर्फ सीटेट के लिए, वो भी आपको देख लेनी है अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं। ये यूनिट उठा के देखोगे, एक भी चैप्टर अलग नहीं है इसमें। समझते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं ये अंडरस्टैंडिंग द लर्नर की, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं यहां से। पहली यूनिट में कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स, डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क्स एंड चैलेंजेस। डेवलपमेंटल टास्क जनरली हम सीटेट में अवॉइड करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है। तो ये कोई नया सिलेबस नहीं बन गया, बस उन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया कि भैया ये भी पढ़ लेना। एक आध क्वेश्चन देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। तो डेवलपमेंटल टास्क हैविंगर्स ने दिए हैं, हमें पता है, और ये आपको इग्नो वगैरह की बुक में मिल जाएंगे। नहीं तो आप अगर आपके पास हरलॉक की बुक है या कोई भी, वैसे इंटरनेट का सहारा लीजिएगा इस टाइम पे, आप अलग अलग बुक, दिमाग घूम जाएगा आपका। बेसिक एक सोर्स रखिएगा, उसके बाद इंटरनेट, ठीक। और अगर आप बैच वगैरह में हैं तो वो आपके लिए काम वो टीचर का है, मतलब अगर आप बैच में मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो ये सारी मेरी जिम्मेदारी है कि दुनिया के किस कोने से क्या पढ़ाना है या कहीं पर भी, तो वो एक चीज है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन, डेवलपमेंट, यानी वही आपका टॉपिक
डेवलपमेंट का, जिसमें डेवलपमेंटल टास्क एक्स्ट्रा पढ़ा दिए जाएंगे सिलेबस को ध्यान में रख करके। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ये चैलेंजेस को ही हम टास्क कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आप नर्सरी बाद में पूछेगा क्वेश्चन, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के प्रकार, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मॉरल, डेविएशंस इन डेवलपमेंट, क्या भटकाव हो सकते हैं, क्या दिक्कतें आ सकते हैं, क्या हजार्ड्स हो सकते हैं, ये सब भी हमें डिस्कस करने हैं। बाइलिंगुअल चलेगा बैच, एक कल वाली क्लास जब आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, है ना। बाकी जो मेरा स्टाइल है वैसे ही डिस्कस करती हूँ, आप देख सकते हैं ऐप में जाकर के, डेमो वगैरह भी देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट के प्रकार कौन से हैं, तो ये आप पढ़ते आ रहे हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मॉरल, ये सब। और अगर इनको आप ठीक से पढ़ेंगे, मान लीजिए आप फिजिकल पढ़ रहे हैं तो मोटर डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे, कॉग्निटिव पढ़ रहे हैं तो पियाजे को भी पढ़ना पड़ेगा, वाइगोस्की को भी पढ़ना पड़ेगा। हालांकि इस बार तो इन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की है तो वो तो वैसे भी पढ़ना है, नहीं तो पिछली बार अगर आप देखते तो उन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म की भी बात नहीं की थी सिलेबस में, लेकिन पियाजे से क्वेश्चन था। इसका मतलब जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो हम पियाजे भी तो पढ़ेंगे, तो उसके आसपास की थियोरी भी तो पढ़ेंगे, हम ब्रूनर को भी तो पढ़ेंगे, है ना। सोशियो इमोशनल, मॉरल डेवलपमेंट, ये सब हमें पढ़ना है यहाँ। अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस, एडोलेसेंस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस लेकर के आए हैं, यानी एक टॉपिक अलग से। एडोलेसेंस वैसे भी हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना ही होता है क्योंकि ये मोस्ट चैलेंजिंग स्टेज है, अगर हम कहें किशोरावस्था जिसको हम कह रहे हैं। इसकी नीड्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, ये सारी बातें इसको डिटेल में पढ़ना है। आप इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कैसे दे सकते हैं, या एज पेरेंट्स और टीचर्स एजुकेशनल इंप्लीकेशन किसी चीज की क्या होगी, ये वर्ड देख के घबराना नहीं है, एक ही बात है ना। बस अगर कोई डिटेल में पढ़ाने वाला टीचर है या आप डिटेल में ही पढ़ने की आदत है आपको, तो ये सब चीजें कवर हो जाएंगी, आप इनको पढ़े बिना हट नहीं जाएंगे, ठीक है। रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन, खूब पढ़ा है हमने सीटेट में, इवन एंटिसिपेटरी से लेके पहले मैं 4-5 प्रकार भी पढ़ाती थी सोशलाइजेशन के, सामाजिकरण की। तो एजेंसीज क्या होती हैं भाई, स्कूल है आपका, मीडिया है, आसपास की संस्थाएं हैं, होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी यानी जो स्कूल और घर के बीच का जो माहौल है वो लगभग उतना ही कंफर्टेबल महसूस करे जितना वो घर पे करता है एंड ऑल। तो ये 4 टॉपिक आपके बहुत ही इजी, इससे इजी 15 नंबर दुनिया में अवेलेबल नहीं है कहीं पे, मैं ये कह सकती हूँ। और ये 15 के 15 एक भी नंबर आप इससे बाहर नहीं पाएंगे। इसके बाद भी हम देखेंगे, बी पार्ट पर चलते हैं। 15 नंबर बिल्कुल डिट्टो वही है जो आप सीटेट में पढ़ते हैं, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलेगा। क्वेश्चंस में लास्ट में आपको दिखाऊंगी कैसे पूछे हैं केवीएस में, या पूछे जाते हैं, है ना। अगर हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये अपनी यूनिट है जो हम पेडागोजी स्पेशल बैचेस में वैसे भी पढ़ते आ रहे हैं। तो 15 क्वेश्चन यहां से आएंगे, ये बड़ा यूनिट है अगर बाकी सब में देखा जाए। थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग यानी बिहेवियरिज्म आपको पढ़ना है, थॉर्नडाइक क्या कह रहे हैं, पैवलव क्या कह रहे हैं, स्किनर क्या कह रहे हैं, हल क्या कह रहे हैं, टॉलमैन क्या कह रहे हैं, ये सारा कुछ पढ़ना है। थियोरीज आप पढ़ते भी हैं, पढ़ी भी होंगी आपने, बस ये सीटेट में नहीं पढ़ते हम, है ना। कॉग्निटिविज्म यानी संज्ञानवाद, भाई थिंकिंग प्रोसेस स्किल्स पे क्या बात हो रही है, ब्रूनर क्या बात कर रहे हैं, कहां से क्या बात हुई। कंस्ट्रक्टिविज्म, पियाजे और वाइगोस्की को पढ़ना है। रचनावाद क्या कहता है, टीचर फैसिलिटेटर है, बेसिक बात है, पढ़ना है, ये तीनों एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे पुराने सिलेबस में भी तो इनसाइट लर्निंग वगैरह भी हमें पढ़ लेनी है ना। तो थियरीज छोड़नी नहीं है विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर इम्प्लीकेशन। अब ये सब कुछ जो हमें पढ़ना है, ये इम्प्लीकेशन कहां कहां इसको अप्लाई करना हमें आना चाहिए कि हम इन थियरीज को क्लासरूम में अप्लाई कैसे करेंगे। अभी जैसे मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगी, आज शाम को भी हम पैवलव पे एक डिस्कशन कर रहे थे, पुराने बैचेस जो चल रहे हैं वहां पे, तो हम बात कर रहे थे यार हैबिट फॉर्मेशन की बात कहां होती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में होती है। हमने इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिए, अभी क्वेश्चन भी आया हुआ है, अगर आप केवीएस उठा करके देखेंगे, अभी हम करेंगे। तो कुछ नहीं करना, ये जो थियरीज पढ़नी है इनका एजुकेशनल इंप्लीकेशन पढ़ना है साथ में। अगर कोई सच में अच्छा टीचर है तो वो आपको साथ में बता भी देगा कि इस थियरी का क्लासरूम में बच्चे के लिए क्या यूज होगा, है ना। तो ये एक बेसिक बात हुई। तो इसको रोल ऑफ टीचर क्या रहेगा, भाई व्यवहारवाद क्या कह रहा है, किस तरह का रोल होना चाहिए टीचर का, कॉग्निटिविज्म क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या बात करेगा, ठीक है। तो टीचर का रोल क्या है क्लासरूम में, लर्नर का रोल क्या है, अलग अलग संप्रदाय के अनुसार क्या रोल है, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, कौन से मेथड्स आप उठाएंगे। भाई अगर आप कंस्ट्रक्टिविज्म को, कॉग्निटिविज्म को फॉलो कर रहे हैं तो आप चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स का या एक्टिविटी सेंटर्ड मेथड्स को उठाते हैं। अगर आप व्यवहारवादी हैं तो आप टीचर सेंटर्ड की तरफ ज्यादा है, अभी भी ये कहेंगे। बेसिक जो टीचिंग मेथड्स होते हैं वो सारे हमें करने ही होते हैं, करेंगे हम। क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, बच्चे के लिए कॉन्ड्यूसिव होना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, ये सारी चीजें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, पावर एटसेट्रा, इन वर्ड्स को देख के डरना नहीं है। पहले तो डिसिप्लिन कैसे वर्क करता है, तो सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा बेहतर है ना। और पावर का क्या हिसाब किताब रहना चाहिए क्लासरूम में। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत डरावनी कोई बात हो रही हो, इन सारे स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीजें कैसे वर्क करेंगी।
दूसरा एक जो मेन पॉइंट आता है इसमें वो आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन। ये आप हमेशा से पढ़ते हैं, अगर आप किसी भी सीटेट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये पढ़ना ही पड़ेगा कि लर्नर को, इवन सीटेट में भी, कि फैक्टर्स कौन से हैं जो लर्निंग को और लर्नर को प्रभावित करते हैं। तो दो कारक होते हैं, एक पर्सनल और दूसरा एनवायरमेंटल। पर्सनल जो बच्चे से संबंधित है, अब इनको आप कितना भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, कैसे क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, एक्टिविटीज प्लान होंगी स्टूडेंट्स के लिए, कैसे आप स्पेस, लर्निंग स्पेस कैसा होना चाहिए जहां पे लर्निंग हो पाए, किस तरह की चीजें वहां महत्वपूर्ण होंगी। बेसिक बात है, ऐसा नहीं है कि बहुत अलग बात हुई है अभी तक कोई भी, है ना। अब आता है थर्ड पॉइंट, इसी में, यही टीचिंग लर्निंग यूनिट में ही, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग। इसमें कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी हम कहेंगे जनरली नहीं पढ़ी या आसपास नहीं देखी होंगी आपने, जैसे सिलेबस और करिकुलम। हालांकि ये भी पढ़ा जाता है डिटेल में बैचेस में, ओवर्ट और हिडन करिकुलम क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इसको फिर भी हल्का सा कंपैरेटिवली कह रहे हैं, न्यू टॉपिक है, इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, पढ़ते अब तक भी थे बट और डिटेल में पढ़ लेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है, तो कोल्ब वगैरह हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। इंस्ट्रक्शनल प्लान, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, अगर आप अपनी बीएड वगैरह की बुक्स भी उठा के देखेंगे तो इनमें से ज्यादातर चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, अगेन वही है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आप क्या यूज करेंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। तो ये 3 टॉपिक हैं इसमें जो थोड़े से आपको डिफरेंट दिखेंगे, बाकी सारे नॉर्मल टॉपिक्स हैं। डिफरेंट है ये नहीं कहा अभी तक कि बिल्कुल अलग है, ठीक। आईसीटी से भी इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखेंगे केवीएस का, ऐसा नहीं है ये टॉपिक पहली बार इंक्लूड हुए हैं, थे पहले भी। अगर आप 2018 उठाएंगे, टीजीटी में मिल जाएंगे बहुत सारे टॉपिक आपको जो पीआरटी में नहीं थे, क्योंकि पीआरटी में 20 नंबर में ही बात की थी उन्होंने। तो आईसीटी पे एकदम बेसिक कंप्यूटर का, एक एमएस वर्ड वगैरह का कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो माइक्रोसॉफ्ट आपका ऑफिस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जबकि आईसीटी अपने आप में, जब आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं इस पे, लेकिन हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ये भी आपको किसी भी बीएड की बुक, डीएलएड की बुक में मिल जाएगा, चाहे आप एनवाईएस पढ़िए, आपके पास ऑलरेडी भी बुक्स होंगी, उनमें भी बात वही कही गई है, ठीक है। अब आते हैं किस पे, इवैल्यूएशन। ये आपने पढ़ा नहीं हुआ क्या, पढ़ा हुआ है। सीसीई की बात हमने की हुई है, असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑफ लर्निंग। बस इसको इतने अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन आए तो आप मिस ना करें। देखो सारा खेल ये है कि पढ़ना कितने अच्छे से या पढ़े कितने अच्छे से हैं आप। एनहेंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसमें ऑब्जर्वेशन कैसे वर्क करेगी, डायलॉग्स क्या होंगे, कंस्ट्रक्टिव टीचिंग क्या है, फीडबैक कैसे देंगे, ऑब्जर्वेशन कैसे होगी, ये सारे पुराने टॉपिक्स हैं। ये 3 टॉपिक हैं जो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। इनमें से भी सिर्फ मैं अगर सच में देखूं, आईसीटी और ये इंस्ट्रक्शनल प्लान, ये सब आपको करना भी होता था, मतलब ये भी ऐसी कोई बहुत नई यूनिट नहीं है, बट 2 एक टॉपिक्स में कह सकते हैं कि डिफरेंट है। आगे बढ़ेंगे, अब आते हैं थर्ड पे। ये 30 नंबर का हमने डिस्कस कर लिया। 30 नंबर में ऐसा कुछ नहीं था जो दुनिया से अलग था या जिसके लिए आपको बहुत बेचैन होने की जरूरत थी। आते हैं थर्ड पॉइंट पे, कॉन्ड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी एक समृद्ध परिवेश, वातावरण हमें क्रिएट करना है। ये 10 नंबर की यूनिट है। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, इसको आप कुल मिला के इंक्लूसिव एजुकेशन का नाम भी दे सकते हो कि इंक्लूसिव एजुकेशन अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हो, 5 नंबर में तो आपका सीटेट में भी आता था ना, तो उसमें से ज्यादातर टॉपिक्स कॉमन है। डिसेबिलिटी क्या है, उसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है, बस डिटेल में पढ़ना है थोड़ा। आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, है ना। मेंटल हेल्थ पे मेनली फोकस किया है इन्होंने, तो ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट कहेंगे इसमें। स्कूल एंड कम्युनिटी को एक रिसोर्स के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं। बैच आज से ही स्टार्ट है आपका, और जो कंप्लीट बैच है वो भी स्टार्ट हो गया है, देखिएगा। तो ये हुआ 10 नंबर आपके। अब आता है ये 10 मार्क्स, ये बिल्कुल नया है, इसको हम कह सकते हैं ये 10 नंबर एकदम नए हैं। तो अगर हम बात करें स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप की, तो लीडर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच, मेंटोर के रूप में टीचर का क्या रोल है, स्कूल में कैसे लीडरशिप काम करेगा, इंस्ट्रक्शनल, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव विजन क्या होगा, बिल्डिंग से लेके स्कूल डेवलपमेंट प्लान एक चीज होती है, एसडीपी, इस पे चर्चा करनी है। टाइम टेबल कैसे बनेगा, कैलेंडर कैसे होगा, पेरेंट टीचर फोरम्स कहाँ पे, अगर कोई मुद्दा है तो वो कैसे सॉल्व किया जाएगा, पेरेंट्स टीचर बच्चे के बारे में मिलकर के काम करेंगे, कम्युनिटी में पार्टनरशिप की तरह आप काम कर पाए। ये अपने आप में एक नया टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है, तो आप इसके लिए मैनुअल तलाश सकते हैं। अगर मैं बात करूं, सीबीएसई से लेके एनसीईआरटी की वेबसाइट्स वगैरह पे मिल जाएंगे कुछ मैनुअल्स आपको। इसके लिए आपको थोड़ा सा भटकना पड़ेगा, और अगर आप बैचेस में तो नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कहें तो ये ऐसी चीजें जो जनरली पहले वाइस प्रिंसिपल वगैरह में पूछी जाती थी, अभी यहाँ पे इन्होंने पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी में पूछा है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, इस पे चर्चा करेंगे, ठीक। तो ये अपने आप में इसको कह सकते हैं कि ये 10 नंबर एकदम नए हैं, जो पहले नहीं थे। बट पहले कम्युनिकेशन एक टॉपिक दे दिया था जो इस बार नहीं है,
ठीक, तो ये न्यू है, ये जो 10 मार्क्स हैं इनको हम कह सकते हैं। ठीक है, आप सिलेबस कब तक पूरा कर दोगे बैच में? देखो इस पे अगर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं नॉर्मल बैचेस भी लेती हूँ तब भी 90+ क्लासेस जाती ही जाती हैं मिनिमम है। ठीक, तो उसमें अगर हम बात करें तो कुछ भी नहीं तो 3 महीने का समय इसमें लगेगा। लेकिन अगर हमें लगेगा कि एग्जाम जल्दी अनाउंस हो रहा है तो उस केस में थोड़ा सा सेशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। और इस पे मैं आपको कल बैच में दे पाऊंगी फीडबैक। मतलब केवीएस से पहले तो करना ही है, उसमें चाहे आपको जो पुराने जैसे ये ऑपरेंट कंडीशनिंग वगैरह है, अब अगर प्रीवियस बैच का रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देना हो, किसी को जल्दी हो सिलेबस खत्म करने की, तो उसमें से जो कॉमन चीजें वो कर ले, और जो साथ में चल रहा होगा वो लाइव में चल ही जाएगा। लाइव में भी सब कुछ हो जाएगा, वो डबल फायदा आपके लिए हो जाएगा। तो बाद में देखेंगे, उस पर चर्चा कर लेंगे कि कब तक हम कर सकते हैं। बट देखो अगर तरीके से करने वाली बात है तो 2 महीने तो मिनिमम है, कितना भी हम डिटेल में जाए 2 से 3 महीने लग जाएंगे। देखिएगा, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, अब आता है ये 4th यूनिट 10 मार्क्स। ये अपने आप में सब आपने अगर पेडागोजी स्पेशल बैच में थे आप, या आपने थोड़ा सा एनईपी को पढ़ा है, इसमें एक चीज पे फोकस किया गया है, एफएलएन जिसको हम बोलते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इस पे भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये 2 जगह मेंशन्ड है। ठीक, अदरवाइज तो सारी चीजें आपको पढ़नी है इसके बारे में। आपका आरटीई एक्ट है, पहले भी पूछा जा रहा है, अभी भी पूछा जाएगा। नेशनल पॉलिसीज जितनी भी हैं आपकी, कोठारी है या जितने भी आपकी 1992 की लर्निंग विदाउट बर्डन की रिपोर्ट है, एनसीएफ है, आरटीई है, सीसी है, ये सब पढ़ना ही है। स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल्स, अब ये हमें स्पेशली करिकुलम पे हमें थोड़ा सा फोकस देना है, क्योंकि अब ये लास्ट यूनिट में भी ये टॉपिक आपका था, तो करिकुलम को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। और ये चीजें भी ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है या हमने पढ़ी नहीं है या हमें पता नहीं है कि कहाँ से पढ़नी है। ठीक, तो ये बेसिक सी बात है। तो वो 10 से 15 नंबर हैं जो बिल्कुल नए हैं या बहुत मुश्किल हैं, अदरवाइज चीजें मैं आसान ही कहूंगी। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जो टॉपिक आपने पढ़े हुए मान लीजिए, उनसे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि हर एक एग्जाम का पैटर्न है। अगर सीटेट देखेंगे तो वो अपने तरीके से क्वेश्चन पूछता है, केबीएस देखेंगे तो वो अपने तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। डेवलपमेंट का क्वेश्चन सेम ही आए ये जरूरी नहीं है, पूछने का तरीका बदल जाएगा। अगर आप डीट प्लस भी देखेंगे तो वो अलग तरीके से पूछेगा। तो कुछ प्रीवियस ईयर देख लेते हैं जो टीजीटी में भी, पीआरटी में भी पहले पूछे जा चुके हैं, और कैसे क्वेश्चन आता है अगर हम बात करें किसकी, केवीएस की। तो ये देखिएगा, और इसमें ये आईसीटी का क्वेश्चन है, क्योंकि ये कंप्यूटर में नहीं आया, जो कंप्यूटर है आपका, लेकिन आपने कंप्यूटर अगर आप पढ़ा होगा तो 1-2 क्वेश्चन उससे उसकी मदद से भी सॉल्व हो जाएंगे। ये आईसीटी के सेक्शन में इन्होंने दे दिया कि फॉन्ट इफेक्ट एमएस पावर पॉइंट में डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता क्या, अब पूछा है। अब ये वैसे तो कंप्यूटर का क्वेश्चन हो गया, लेकिन आईसीटी में पूछ लिया। ठीक, तो आईसीटी जनरली आप आईसीटी में एग्जैक्टली ये नहीं पढ़ते हैं, बट क्योंकि कंप्यूटर भी है तो आपको वो पढ़ना ही होगा, तो वो चीज आपको यहां भी मदद करेगी। आईसीटी के जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे ही बैच में। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग थियरीज हैज दी, अभी कुछ बाइलिंगुअल क्वेश्चन भी हैं उस पर भी आएंगे, चर्चा करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग थियरीज हैज दी ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर ब्रिंगिंग चेंज इन दी हैबिट्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि कौन सी थियरीज हैं जो बदलाव हैबिट्स में ग्रेटेस्ट पोटेंशियल है, किस थियरी में, किस सिद्धांत में, कि बच्चों के व्यवहार में या हैबिट्स में चेंज ला पाए। ट्रायल एंड एरर थियरी है, थॉर्नडाइक की त्रुटि एवं प्रयास, क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, रीइंफोर्समेंट है। बताइए आंसर क्या होगा? क्लासिकल कंडीशनिंग है भाई, क्लासिकल कंडीशनिंग है। आज भी हम बैच में चर्चा कर रहे थे। ठीक, तो ये क्या हुआ, बस पूछ लिया घुमा करके क्लास में कैसे यूज होगी ये। ठीक है, डर निकालना है बच्चे का तब भी ये यूज होती है, कोई भी काम रेपिटेटिवली करना है तब भी ये यूज होती है। एक और क्वेश्चन देखिए, राइट टू एजुकेशन का। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रेजेंटली प्लेस्ड एज आर्टिकल 21A, यानी आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में क्या हुआ, इंसर्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और पहले होता था जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 45 की जगह आर्टिकल 21A हम लेकर के आए हैं। अब जो आर्टिकल 45 है वो क्या प्रोवाइड करता है ये पूछा है। तो आपको ये पता है कि भाई आरटीई जो है आर्टिकल 21A के तहत आता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। लेकिन आर्टिकल 45 क्या कहता था फिर, ये भी हमें साथ में पता होना चाहिए, यह कहता है आज की डेट में। तो आर्टिकल 45 वो जो ड्यूटीज की तरह बातें नहीं होती कि भाई मान लो तो अच्छा है, नहीं मानो तो तुम्हारी मर्जी, है ना,
लेकिन ऐसा नहीं है कि जेल हो जाएगी अगर आप बच्चे को नहीं भेज रहे हैं, लेकिन आरटीई कहता है जेल हो जाएगी भाई, कंपलसरी है, बच्चों को आप माँ बाप भी है तब भी घर पे नहीं रख सकते। तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है आर्टिकल 45, जो कहता है कि अब इन्होंने क्या कह दिया कि जो 6 साल तक का बच्चा है उसका ध्यान रख लो, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उस पर फोकस कर लो, जो इनिशियल ईयर्स हैं 6 से 14 को कवर आरटीई करेगा। तो एजुकेशन एंड केयर फॉर चिल्ड्रन अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज, बात तो सही लग रही है नहीं? एजुकेशन एंड केयर फॉर चिल्ड्रन 0 to 14 ईयर्स, बताइए। बहुत बढ़िया, मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ आप लोग क्या पूछ रहे हैं। बैचेस में हम देखो ज्यादा बातें करते नहीं है। देखिए, एजुकेशन एंड केयर फॉर चिल्ड्रन अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज, एजुकेशन एंड केयर फॉर चिल्ड्रन 0 to 14, 0 to 14 जैसा अभी तक तो कोई नहीं है, आगे हो जाएगी स्थिति। एजुकेशन एंड केयर फॉर 14 ईयर्स एंड अबव नहीं, ड्रॉप आउट के लिए नहीं, जो 6 साल तक की उम्र का बच्चा है उसका ध्यान रखेगा आर्टिकल 45, जो ECCE की हम बात करते हैं ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की। आगे आते हैं, ये प्याजे का क्वेश्चन है। अब तो खैर सीटेट में इससे मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम इसको कहते हैं बहुत मुश्किल है, ये पढ़ के देखिएगा एक बार। एक तरफ आपको स्टेजेस दी हैं और एक तरफ आपके सामने ये PDF में शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर भी, लेट्स लर्न स्क्वाड, वहां ये आप क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करके देखिएगा। प्रीवियस ईयर और बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है, नए कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं जो सिलेबस में दिए हुए हैं, लेकिन पुरानों को भी बहुत अच्छे से करना है क्योंकि उन्हीं की वेटेज ज्यादा है। ठीक, कुछ भी नहीं तो 40 नंबर के आसपास आपको ये PDF दिला सकता है, अगर आप थोड़ा तसल्ली से ध्यान से पढ़ के प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके थोड़ी खुद की भी मेहनत कर लें तो। सेंसरी मोटर स्टेज हमें पता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, लेकिन रेपिटेटिव टास्क भी आ सकते हैं, जो आपके सर्कुलर रिएक्शंस होते हैं जिनको हम टर्शरी और प्राइमरी सर्कुलर टास्क कहते हैं। तो अभी हम इसको रेपिटेटिव टास्क और इस पे मार्क करके छोड़ देंगे कि ए के साथ दोनों में से कोई भी हो सकता है। 6 ऑप्शन दे दिए ना। प्री ऑपरेशनल में इकोसेंट्रिज्म होता है, इतना हमें कंफर्म है, तो बी का तो थर्ड ही होगा। बी का थर्ड कहाँ है? बी का थर्ड सिंपल हमें पता है, या तो 4th ऑप्शन में है या 1st ऑप्शन में है, तो 2 ही ऑप्शन बचे हमारे सामने। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है? रिवर्सिबल थिंकिंग आ जाती है, ये भी हमें पता है, यानी सी का फर्स्ट होगा, तो सी का 4th नहीं हो सकता। डिडक्टिव थिंकिंग जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में नहीं आती, इंडक्टिव आती है, तो फिर तो सी का फर्स्ट तो यही है, तो भाई उत्तर ही यही बचा। अगर आपको सारे ऑप्शन नहीं भी पता थे, 5 में से 3 भी पता थे, तब भी आप आंसर निकाल लेते, ठीक है ना। तो हमें पता है सेंसरी मोटर, ऑब्जेक्ट परमानेंस हो गया यहाँ, या इसको तो हमने छोड़ ही दिया था कि चलो 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं इनमें से। प्री ऑपरेशनल में क्या होगा? ईगोसेंट्रिज्म, यानी बी का थर्ड। अगर हम बात करें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की, तो इसमें आपका रिवर्सिबल थिंकिंग आ जाती है, यानी सी का फर्स्ट होना चाहिए। फॉर्मल ऑपरेशनल में डिडक्टिव थिंकिंग आ जाती है, ये हमें पता है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, और डिडक्टिव जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में इंडक्टिव थिंकिंग आती है। ये सब बातें हमने पढ़ी है या नहीं? अभी मैराथन्स में भी पढ़ी है, जो मैराथन सेशन अभी यूट्यूब पे भी हुए हैं। तो अब बचता क्या है आपके पास? ए ऑप्शन। तो ए का फिर तो आपको बताइए कि भाई ऑब्जेक्ट परमानेंस बेटर है, 5 को हटा दिया क्योंकि 5 का यहाँ कोई हमें दिख ही नहीं रहा। तो अगर आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज भी हैं तब भी आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बाइलिंगुअल ही होने वाला है पेपर। एक और क्वेश्चन है आईईपी का, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। ये हम स्पेशल एजुकेशन में, इंक्लूसिव एजुकेशन में यूज करते हैं स्पेशली, और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का भी हम जोर देते हैं ताकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखा जा सके। तो इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि जो कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का, ये सीटेट में भी पूछा जाता है आपसे, ऐसा नहीं पहली बार पूछा जा रहा है ना। तो इज नॉट बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ, यानी किस आइडिया पे बेस्ड नहीं है। तो आईईपी इंडिविजुअल नीड्स के आधार पे, यानी हर बच्चे को एक क्लास में आप सिखा सकें और उस पर फोकस कर सकें, उसकी नीड के अकॉर्डिंग पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके, टीचर अपने आप को इन्वॉल्व करके एक प्लान डिवाइस करे इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग, इसलिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान कहते हैं, है ना। क्लियर है बात? चलिए, नीतू कह रही है पेडागोजी स्पेशल में सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी कवर होगी, सारे सब्जेक्ट। ये वाला जो पेडागोजी स्पेशल बैच है ये सिर्फ केवीएस को ध्यान में रखते हुए है, नहीं तो पेडागोजी स्पेशल बैच डिफरेंट तरीके से चलता है। तो अभी के लिए तो नहीं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी आपसे पूछी ही नहीं गई है, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ आईईपी की, फिर भी अगर आपका मन करे हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी पढ़ने, तो फ्री नोट्स पढ़ लीजिए आप। आईईपी किस लिए नहीं लाया गया? तो करंट स्ट्रेंथ, हाँ स्ट्रेंथ को ध्यान में रखना है बच्चे के, जो भी गोल वो इंडिविजुअली अचीव करेगा उसको ध्यान रखा जाएगा, कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, टीचर पेरेंट्स बच्चा सबको मिला करके। लेकिन बच्चे को सेपरेट, अलग थलग करने के लिए, सेग्रीगेशन करने के लिए, एबिलिटी ग्रुपिंग करने के लिए आईईपी को नहीं लाया गया था। अब कोई आपको जबरदस्ती ही अपना कोर्स या अपने आपको ईगो बूस्ट कराने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए कहे कि नहीं केवीएस में तो कुछ और ही आएगा, है ना, या फिर
कुछ और ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आपको भ्रमित करने वाली बात है ना। अभी मैं शायद एक वीडियो देख रही थी, मैं बताया ना, ये पूरा मैं देख रही थी क्या चल क्या रहा है, आखिर क्या हो गया अचानक से, और इसको लेके बहुत सारे मेल्स, मैसेजेस, कमेंट्स कि क्या मतलब पढ़ें क्या, ऐसा हो गया पेडागोजी को लेकर के। तो मैं देख रही थी, कोई केवीएस के टीचर थे, मुझे एग्जैक्टली नाम तो बिल्कुल भी नहीं याद, शायद चैनल का नाम था केवीएन करके कुछ, तो केवीएस के टीचर थे और वो बहुत ही तसल्ली से बता रहे थे। उन्होंने मतलब देखा मैंने, और उन्होंने खुद भी कहा कि यार पेडागोजी जो है इतना कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इतने आसान आते हैं कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब मैं आसान कह रही हूँ तो ये नहीं कह रही हूँ कि मेहनत नहीं करनी है, वो तो फिर आप सीटेट भी नहीं कर पाएंगे अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है। तो आपको कुछ ही लोग मिलेंगे जो सही बात भी करेंगे, अदरवाइज भटकाने वाले लोग ज्यादा हैं, क्योंकि उनके अपने पर्सनल मोटिव्स हैं या फिर फ्रस्ट्रेशन है थोड़ी जीवन को लेकर के, या जो उन्हें करना था शायद वो उस तरह से नहीं कर पाए हैं। द मेन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ द टेक्स्ट बुक्स इज, अब टेक्स्ट बुक के बारे में, अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल पढ़ना ही है हमें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो चैप्टर है उसमें पढ़ना है, तो टेक्स्ट बुक्स आर इजीली अवेलेबल, ये है मेन फेवरेबल, या डेवलपिंग क्रिएटिविटी में हेल्प करती हैं, या फिर मिनिमम ऑथेंटिक कंटेंट तो कवर हो ही जाता है एटलीस्ट टेक्स्ट बुक से, या टेक्स्ट बुक जो है वो कॉस्ट कम होती है उनकी। भाई एक मिनिमम, अगर आप ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी टाइप की, तो एक मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग जो उस एज के लिए, उस लेवल के लिए जरूरी है, उतना तो मिल ही जाता है टेक्स्ट बुक से, चाहे हम कितना भी उसको कहें कि टेक्स्ट बुक एकमात्र साधन नहीं है, या लेंदी नहीं होनी चाहिए, टेक्निकल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट बुक पे हमें आधारित नहीं रहना है, लेकिन फिर भी हमें इतना पता है कि एक मिनिमम ऑथेंटिक कंटेंट कवर हो जाता है टेक्स्ट बुक से, ये टेक्स्ट बुक का लाभ है। जैसे लेक्चर मेथड को बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन लेक्चर मेथड के फायदे भी तो हैं। अगर आपको बहुत सारे लोगों को एक साथ पढ़ाना है या कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है, अब जैसे 2 महीने हैं हमारे पास सिलेबस खत्म करने को, मैक्सिमम 3 महीने हैं, अगर 4 महीने बाद पेपर होगा तो 1 महीने पहले तो सिलेबस भी खत्म किया जाएगा, तो उस केस में अगर हम बात करें तो लेक्चर मेथड हेल्पफुल हो गया, क्योंकि सारी एक्टिविटी करा के दिखाएंगे तो 2 साल में पेपर खत्म होगा फिर सिलेबस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सपीरियंसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शंस। ध्यान से पढ़िएगा इसको, जवाब गलती इसमें पूरी होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। हालांकि हम बैच में जब भी क्वेश्चन करेंगे या क्वेश्चंस जहां पे भी करेंगे बाइलिंगुअल करेंगे, ये जस्ट मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए कि क्वेश्चंस पूछे कैसे गए हैं, और ये सिर्फ पीआरटी के क्वेश्चन नहीं है, ये टीजीटी के भी क्वेश्चंस हैं, और टीजीटी में ही आपकी पेडागोजी जो है ज्यादा नंबर में थी, 50 नंबर में थी अगर आप 2018 की बात करेंगे। तो स्टिक करना है, केवीएस के ही टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से कोई कुछ भी करा दे और आप कहें ठीक है। और ये जो बैचेस हैं इनमें आपको टेस्ट सीरीज, नोट्स, इवन कुछ ऑफलाइन क्लासेस भी बाद में मिलेंगी, तो ऐसा नहीं कि आप अभी बैच ले रहे हैं फिर अलग से फिर आप टेस्ट सीरीज लेंगे, फिर आप अलग से नोट्स खरीदेंगे, वो वाला सीन नहीं है। अगर आप करियर पे जुड़ रहे हैं तो अभी सीटेट के बैच में भी 20 टेस्ट दिए हैं आपको जो ऑनलाइन, क्योंकि पेपर ऑनलाइन है, तो वो सारी ये चीजें इंक्लूसिव है ये बैचेस अपने आप में। पेडागोजी स्पेशल में सिर्फ पेडागोजी पढ़ेंगे और नोट्स मिलेंगे, और जो क्वेश्चंस हैं पेडागोजी के वो मिलेंगे, तो वो टेस्ट सीरीज वगैरह कंप्लीट जो है आपके वो कंप्लीट बैच में है। चलिएगा, खैर, लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सपीरियंसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शंस, यानी आप करके सीख रहे हैं और अपने एक्शन का कॉन्सिक्वेंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्या है? एनएक्टिव लर्निंग कह सकते हैं हम इसको, जिसकी बात ब्रूनर कर रहे हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, बट जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है वो कह रहे हैं कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व भी हैं और कॉन्सिक्वेंस भी देख रहे हैं। तो अगर इनका मन करता तो ये ऑपरेंट के साथ भी जा सकते थे, बट जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है वो एनएक्टिव लर्निंग है जो ब्रूनर की है, जिसमें बच्चा एक्टिवली चीजें सीखता है और वो खुद भी लर्निंग बाय डूइंग यानी एक्टिवली इन्वॉल्व होता है उस चीज में। और ये ऐसा नहीं कि बचपन में आ जाएगी और फिर चली जाएगी, वो जीवन भर रहती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स ऑफ चिल्ड्रन एंड प्लगिंग देम इज डन थ्रू। बहुत क्वेश्चन है रेमेडियल टीचिंग पे, डायग्नोस्टिक टीचिंग पे, सीसीई पर, और डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है आपको पहचानना। देखिएगा, टू द पॉइंट बात कर रहा है। अगर आप केवीएस देख रहे हैं तो सीटेट की भी तैयारी करेंगे, आज और कल की बात है बस। कल एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, ये इसको आप डेमो क्लास के रूप में भी ले सकते हैं, नहीं तो करियर ऐप पे भी जाकर के आप देख सकते हैं, वहां सारी डेमो क्लासेस हैं। अगर अदर टीचर्स की भी देखनी है, सिर्फ पेडागोजी पढ़नी है तो फिर मुझे लगता है कि डेमो क्या यार, 2-3 हज़ार वीडियोस हैं इंटरनेट पे, क्या ही डेमो देंगे हम। देखिएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स ऑफ चिल्ड्रन एंड प्लगिंग देम इज डन थ्रू, यानी लर्निंग गैप्स को पहचानना और फिर उनको ठीक भी करना। किससे होगा ये? रेमेडियल टीचिंग से होगा। इसी में डायग्नोस्टिक भी